हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना एक नया कोर्स आउटकम या जिसको हम कहें कि एक नई यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। उस यूनिट का नाम है कॉलम। कॉलम आप सभी लोगों ने देखा है। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम को एंड कंडीशंस कैसे पता करते हैं, कॉलम के एंड कंडीशंस के कारण उसकी इफेक्टिव लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है, उसमें यूज किए जाने वाले टर्म्स जैसे स्लेंडरनेस रेशियो, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो इसका कोर्स आउटकम है वो कहता है कि एनालाइज द कॉलम फॉर वेरियस लोडिंग एंड एंड कंडीशंस। अलग अलग लोडिंग के लिए और अलग अलग एंड कंडीशंस के लिए कॉलम को एनालाइज करना सीखना है इस कोर्स आउटकम में। सो हमारा बेसिकली दिस यूनिट इज बिलोंग्स टू कॉलम। क्या है इसका लर्निंग आउटकम? लर्निंग आउटकम है इसका डिस्कस वेज ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम्स एंड एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम्स। कितने वे होते हैं फेल होने के कॉलम के और क्या एंड कंडीशंस होती हैं कॉलम की। इसमें हम जो कंटेंट कवर कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं कंटेंट? कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन मेंबर, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, रेडियस ऑफ गायरेशन, स्लेंडरनेस रेशियो, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन फॉर कॉलम, बकलिंग ऑफ एक्सली लोडेड कॉलम। ये हमारा कंटेंट है जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कॉलम आप सभी ने देखा है, और कॉलम जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक कंप्रेसिव स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये कंप्रेशन को कैरी करता है। तो मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ ये चैप्टर शुरू करने के पहले। आप सभी लोगों ने आरसीसी पढ़ लिया है या भी आप पढ़ेंगे आरसीसी भविष्य में। आरसीसी में आप देखेंगे कि कॉलम में रीइंफोर्समेंट का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब अप टू 4 to 5% हम कंक्रीट का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। पर जो आरसीसी का कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि रीइंफोर्समेंट बार जो है वो तो टेंशन को कैरी करेंगे और कंक्रीट कंप्रेशन को कैरी करेगी। तो फिर इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील क्यों? हम केवल जब हमारा कॉलम कंप्रेसिव मेंबर है तो क्यों ना इसको हम कंक्रीट से बना दें। बना सकते हैं, लेकिन रीबार जो है रीइंफोर्समेंट बार है वो टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी अच्छा होता है। और यदि हम रीबार यूज नहीं करेंगे और कंक्रीट ही कंक्रीट यूज करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस कारण से उस क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम रीबार का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आरसीसी की क्लास में आपको काम में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉलम? कॉलम आखिर है क्या? व्हाट इज कॉलम? किसको हम कॉलम कहेंगे? क्या सारे कॉम्प्रेसिव मेंबर कॉलम है? नहीं। यदि कॉम्प्रेसिव मेंबर वर्टिकल नहीं है तो फिर वो अगर इंक्लाइंड है किसी डिग्री पर तो वो स्ट्रट हो जाता है। ठीक है ना? शॉर्ट होता है चूंकि स्ट्रट्स वगैरह आपने देखे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज होता है स्ट्रट। बेसिकली हमारा सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग्स में जो वर्टिकल मेंबर्स लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉलम। सो व्हाट इज कॉलम? कॉलम है क्या? कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर। सो कॉलम की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इट शुड बी वर्टिकल। इट ट्रांसमिट्स द लोड फ्रॉम रूफ स्लैब एंड बीम। ये लोड ट्रांसफर करता है जो रूफ स्लैब और बीम से उस पर आ रहा होता है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट और अपना भी वजन। किस पर करता है? टू द फाउंडेशन। आपको लोड ट्रांसफर फिनोमेना पता है ना? कैसे लोड ट्रांसफर होता है? स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग, फुटिंग टू ग्राउंड। ऐसा लोड ट्रांसफर होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। तो जो स्लैब और या रूफ या बीम से लोड कॉलम पर आता है और कॉलम का अपना स्वयं का सेल्फ वेट वो फाउंडेशन पर ट्रांसफर किया जाता है और फाउंडेशन उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देती है। सो बेसिकली मेंबर शुड बी वर्टिकल। और एक और कंडीशन है कॉलम के लिए कि इसकी जो लेंथ है इसकी बाकी दो डायमेंशंस की तुलना में अधिक होनी चाहिए, तभी वो कॉलम है। नहीं तो आप किसी एक बॉक्स को भी कॉलम कह सकते हो। मैं एक बॉक्स दिखाता हूं आपको, ये क्या कॉलम हो जाएगा? नो। क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉलम नहीं है। हाँ, ये कॉलम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा है। तब भी इसको और लंबा होना चाहिए, तब ये कॉलम कहलाएगा। बराबर है? सो बेसिकली द लेंथ शुड बी मोर देन दैट। दिस इज नॉट अ कॉलम। मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप इस चीज को विजुलाइज कर सकें। Column may be subjected to a pure compressive load. RCC columns are the most widely used nowadays. Basically इस पर compressive load आता है, जो भी compression आता है कॉलम के ऊपर, मेंबर के ऊपर, वो कॉलम रेसिस्ट करता है और ये आज के समय में आरसीसी के कॉलम बनाए जा रहे हैं।
नॉर्मली कॉलम्स कैरी हैवी कंप्रेसिव लोड्स, सामान्यतः है जो बहुत ज्यादा हैवी कंप्रेसिव लोड्स आते हैं वो कॉलम कैरी करते हैं। ये देखिए कॉलम्स, ये बिल्डिंग के कॉलम्स हैं, ये एक किसी ब्रिज का कॉलम दिखाई दे रहा है, ये कॉलम है। और ऐसा नहीं कि कॉलम सिर्फ अभी से बनना शुरू हुए हैं, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं इंटरनेट से जो ये बता रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कॉलम्स केवल अभी से यूज नहीं हो रहे हैं, कॉलम्स बहुत पुराने समय में, ये देखिए ये केरला का एक बुद्धिस्ट वो है, वहां देखिए कॉलम्स बने हुए हैं। ये कोई साउथ में मंदिर है जिसमें कॉलम्स बनाए गए थे। एनएसियन टाइम जब ना तो आरसीसी का इनोवेशन इन्वेंट हुई थी, आरसीसी इन्वेंट हुई थी, ना ही सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था, कुछ भी नहीं था, तब भी कंप्रेसिव मेंबर्स बनते थे, कंप्रेसिव मेंबर कॉलम बनाए जाते थे। आप पुराने भी वो देखिएगा और जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मॉन्यूमेंट्स निकलते हैं वो आप देखिएगा उसमें कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। तो कहने की बात यह है कि कॉलम्स आज से यूज नहीं हो रहे हैं, कॉलम बहुत समय से यूज होते हुए आ रहे हैं। आपने पुराने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, आप किले जाते हैं घूमने, वहां भी गोल 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 कॉलम आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर विच कैरीज कंप्रेसिव लोड, दैट्स इट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कंप्रेशन मेंबर का और कॉलम का। टाइप्स ऑफ कॉलम, तीन तरह के कॉलम होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट। किसको कहेंगे लॉन्ग, किसको कहेंगे शॉर्ट और किसको कहेंगे इंटरमीडिएट, उसके बारे में बात हम अभी करेंगे। ये क्राइटेरिया होगा ना जिससे हम डिसाइड करें कि ये लॉन्ग कॉलम है, ये शॉर्ट कॉलम है और ये इंटरमीडिएट कॉलम है। लॉन्ग कॉलम जो है आपका, ये बकलिंग में फेल होता है, बैंड होता है और फिर फेल होता है। शॉर्ट कॉलम है वो क्रशिंग में फेल होता है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट बकलिंग और क्रशिंग दोनों में फेल होता है, मतलब वो बीच में है तो उसमें बकलिंग भी होगी और क्रशिंग भी होगी। सो बेसिकली लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग, शॉर्ट कॉलम फेल्स इन क्रशिंग और इंटरमीडिएट कॉलम फेल्स इन बोथ बकलिंग एज वेल एज क्रशिंग, दोनों में होता है फेल, ठीक है ना। तो हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉन्ग कॉलम के ऊपर। सो लॉन्ग कॉलम इज व्हाट, when the ratio of effective length to the least radius of gyration is greater than 45, ये एक टर्म है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी हमें नहीं पता है अभी, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है हमें नहीं पता, हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों का जो रेशियो है, अब जो भी ये होता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, पर अभी आप इस बात को समझिए कि ये जो भी होता है, इफेक्टिव लेंथ जो भी होती है और जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, इन दोनों का अगर रेशियो 45 से अधिक है तो कॉलम लॉन्ग कॉलम है। समझिएगा बात। अब आप कहोगे हमको तो अभी इफेक्टिव लेंथ नहीं पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पता है। रेडियस ऑफ गायरेशन हालांकि आपको मैंने बेंडिंग स्ट्रेस में बताया है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि वट एवर इफेक्टिव लेंथ जो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, अगर इन दोनों का रेशियो 45 से अधिक है तो ये लॉन्ग कॉलम है, बराबर है। चलिए अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव लेंथ क्या है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। ये जो भी है अगर 45 से अधिक है इनका रेशियो तो वो लॉन्ग कॉलम है। A long column is subjected to bending moment in addition to direct compressive stress। इस पर डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है एक्सियल लोड के कारण, और बेंडिंग मूवमेंट के कारण ये बेंडिंग बकलिंग होती है इसमें। सो बेंडिंग की कंडीशन बनती है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम इज लेस देन अ शॉर्ट कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी शॉर्ट कॉलम की तुलना में कम होती है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम डिपेंड्स अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है ना। अब ये नया टर्म आ गया भाई, स्लेंडरनेस रेशियो। क्या है ये स्लेंडरनेस रेशियो? स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज देन द कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज, अगर स्लेंडरनेस रेशियो को आप बढ़ाएंगे तो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो एक रेशियो है किसका, इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का। अभी हम बात करेंगे इसका डिटेल में। तो एक टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर कॉलम डिजाइनिंग, कॉलम एनालिसिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो यही कह रहा है इस टर्म पे कि द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लॉन्ग कॉलम डिपेंड्स अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो। यदि स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ाएंगे तो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा सो कॉलम की कैपेसिटी बड़ी रहेगी। ओके। When the length of column is more is compared to its cross section dimension, it is called long column। Obviously क्योंकि उसकी cross section की तुलना में उसकी लेंथ बहुत अधिक है, तो ये एक रेशियो है LE अपॉन R मिनिमम। LE is the effective length, R is the least radius of gyration minimum। अगर ये 50 से अधिक है,
45 to 50 है, जहां एल है इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपकी स्क्रीन पर एक व्हाइट हाउस का डायग्राम लगा हुआ है, ये लॉन्ग कॉलम्स लगे हुए हैं वहां पर। ये केवल मैंने दिखाने के लिए आपको लगाया हुआ है डायग्राम के लॉन्ग कॉलम्स है। ये देखिए ये लॉन्ग कॉलम्स है। सो लॉन्ग कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लॉन्ग कॉलम क्या है, वो रेशियो है, उसकी वैल्यू है, और जो कि किसमें फेल होता है, किसमें फेल होता है वो फेल होता है बकलिंग में। ठीक है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी शॉर्ट कॉलम से कम होती है। स्लेंडरनेस रेशियो जितना अधिक होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं शॉर्ट कॉलम की। when the ratio of effective length to the least lateral dimension of the column, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, कम लेटरल डायमेंशन क्या है, हो सकता है स्क्वायर कॉलम, हो सकता है रेक्टेंगल कॉलम हो। तो जो कम वाली डायमेंशन है, मान लीजिए कॉलम है 300 बाई 500 mm का, उसकी लेंथ है 5 मीटर, सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी 300 mm। व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ये जो मैंने रेड से लिखा है ना, यही है आपका स्लेंडरनेस रेशियो, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। आप रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी लिख सकते हो आप, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन के टर्म में भी लिख सकते हो। यदि वो 12 से कम है तो एक शॉर्ट कॉलम है, और 12 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, इट इज लेस देन 12 इट इज शॉर्ट कॉलम, मोर देन 12 इट इज लॉन्ग कॉलम। एक और क्राइटेरिया लॉन्ग कॉलम का। अथवा when the ratio of effective length to the least radius of gyration is less than 45, हमने भी 45 के ऊपर देखा था तो लॉन्ग कॉलम था। तो एक रेशियो ये भी एक 45 का भी है, एक 12 का भी है। अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन ले रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 12 वाला फिगर लेना पड़ेगा। और यदि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ले रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है अंडर रूट आई बाई ए। ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी तो आप ये याद रखिएगा कि यदि इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन है तो यानी स्लेंडरनेस रेशियो 12 से अधिक है लॉन्ग कॉलम, 12 से कम है शॉर्ट कॉलम। और यदि आपने रेडियस ऑफ गायरेशन इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को लिया है तो 45 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम, 45 से कम है तो शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम व्हेन द लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन इट इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम, एज कंपेयर टू उसकी लेंथ उतनी अधिक नहीं होती तो शॉर्ट कॉलम है। यहाँ पर ये 45 लिखा हुआ है, 50 45 और 50 अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों बातों को लिखा है। और यदि ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12 से कम है तो क्या है, ये आपका शॉर्ट कॉलम है। ये जो होता है क्रशिंग में फेल होता है, यहां ध्यान रखिएगा। लॉन्ग कॉलम बकलिंग में जिस तरह फेल होता है तो शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। द लोड एट विच शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग इज कॉल्ड क्रशिंग लोड। तो वो जो शॉर्ट कॉलम जिस लोड पर फेल होता है वो कहलाता है क्रशिंग लोड, उसको क्रश कर देता है, इसलिए उसको क्रशिंग लोड कहते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं बड़े आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि जिसमें वो क्रश हो जाए तो क्रशिंग लोड, जिसमें वो बेंड हो जाए तो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। इंटरमीडिएट कॉलम, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। तो कॉलम इज इंटरमीडिएट व्हेन, जब वो 4D उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से उसकी लेंथ क्या हो, अधिक हो, और 30D से कम हो, तो क्या कहलाता है इंटरमीडिएट कॉलम। ये D जो है वो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और दूसरे टर्म में यदि उसका ये रेडियस ऑफ गायरेशन सॉरी अपना स्लेंडरनेस रेशियो 30 से अधिक हो और 100 से कम हो तो क्या है क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो जो कहलाता है वो उससे कम होता है। तो ये इंटरमीडिएट कॉलम के टर्मिनोलॉजी दे रखी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं कॉलम में, क्रिपलिंग लोड, स्लेंडरनेस रेशियो, रेडियस ऑफ गायरेशन और इफेक्टिव लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया। ये तो आप पढ़ चुके हो, आपको पता है। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्रिपलिंग लोड होता है, क्या स्लेंडरनेस रेशियो होता है, क्या रेडियस ऑफ गायरेशन होता है और क्या इफेक्टिव लेंथ होती है। अभी तक हम पढ़ के तो आए हैं कि इफेक्टिव लेंथ और इसका रेशियो क्या है ये। अब आपको एक एक करके वो चीज समझ में आएगी तो आप वापस फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी कि लॉन्ग कॉलम में हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको टर्म आपको मैं पहले ये बता देता लेकिन वो मजा नहीं आता। अभी आपके दिमाग में है कि यार वो कुछ का रेशियो है, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिपलिंग लोड क्या है भाई, इसको यूलर्स बकलिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, यूलर्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया है, उस पर भी हम भी बात करेंगे, तो उन्हीं के नाम पर बकलिंग है। तो यूलर्स बकलिंग, the maximum load at which the column tends to have lateral displacement or tends to buckle। जैसे ही उसके ऊपर लोड आया तो बैंड हुआ, इसको ऐसे देखिए, कॉलम है, कॉलम को उसकी लेटरल डायमेंशन क्या हुई, बैंड हुई। ये तो ये कहलाता है tends to have lateral displacement, displacement और buckle,
इज नोन एज बकलिंग और क्रिपलिंग लोड। वो अधिकतम लोड जिस पर कोई कॉलम बेंड हो जाए, बेंड होने लगे, जिस अधिकतम लोड पर, उसको क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड कहते हैं। और दूसरे शब्दों में देखिए कि द लोड एट विच लॉन्ग कॉलम स्टार्ट्स बकलिंग, जिस लोड पर कोई कॉलम बेंड होना शुरू कर दे, वो मैक्सिमम लोड जिस पर वो बेंड होना शुरू कर दे, वो कहलाता है आपका बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। अब बकलिंग लोड किस किस पर डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर हैं। अमाउंट ऑफ लोड, कितना लोड आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारा रख दोगे ना, मुड़ना जाएगा। फिर लेंथ ऑफ कॉलम, उसकी लेंथ कितनी है, छोटा होगा नहीं मुड़ेगा, लंबा होगा बहुत जल्दी मुड़ेगा। एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, उसकी अब एंड कंडीशंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि मैं एंड कंडीशंस का भी फर्क पड़ता है। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस क्या क्या है उसकी। मटेरियल ऑफ कॉलम, काहे का मटेरियल बना है, लकड़ी का बनाया है अलग बिहेव करेगा, कंक्रीट का बनाया है अलग बिहेव करेगा, लोहे का बनाया है अलग बिहेव करेगा। मटेरियल ऑफ कॉलम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्रिपलिंग लोड समझ में आया कि वो मैक्सिमम लोड जिस पर वो बैंड होना शुरू कर दे। स्लेंडरनेस रेशियो, ये आया है, अब इतनी देर से पढ़ते 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 आ गए हैं कि ये रेशियो ना वो रेशियो, तो यही है वो रेशियो जिसकी हम बात पीछे करके आए हैं। स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ कॉलम एंड द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, ऑफन डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन आर मिनिमम, आर मिनिमम इज लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके अलावा एक और है, स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, जिसकी बात मैंने आपको बताई कि अगर 5 मीटर लंबा कॉलम है, 300 बाई 500 उसका क्रॉस सेक्शन है, तो 5 मीटर बाई 300 mm, जो भी है उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करके अपन कर लेंगे। सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है उससे अपन को पता चल जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो भी कम है। इट इज क्या यूज है, यही तो बताता है कि कॉलम लॉन्ग है कि शॉर्ट है ना। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर फाइंडिंग आउट द डिजाइन लोड एज वेल एज द क्लासिफाइंग वेरियस कॉलम्स इन शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग। यही तो बताता है ना कि लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है, तो यही रेशियो जो है वो कि 45 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम है, 45 से कम है तो शॉर्ट कॉलम है, 30 से अधिक, 100 से नीचे वो इंटरमीडिएट कॉलम है। लेकिन हम ये दो ही की बात करेंगे, लॉन्ग कॉलम की और शॉर्ट कॉलम की। तो याद अब समझ में आ गया, यही वो रेशियो था जिसकी हम बात पहले से करके आ रहे थे, वही है। अब यहाँ एक टर्म और है, रेडियस ऑफ गायरेशन, हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, एक आई बाई ए है। इसको मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी किसी कॉलम पर लोड आता है तो बकल होता है, ये डायग्राम देखिए आपके उसमें बना हुआ है। जब वो बकल होता है तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। बेंडिंग किससे रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिलेटेड है, बेंडिंग से, या बेंडिंग रिलेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट बेंडिंग, बेंडिंग के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस बॉडी देती है वो कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेसिस्टेंस कौन देगा? क्रॉस सेक्शन देगा। क्रॉस सेक्शन मतलब बी और डी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज अंडर रूट ऑफ आई बाई ए, जहां आर है रेडियस ऑफ गायरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए एरिया ऑफ सेक्शन। इसको हम आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ आई बाई ए, मतलब आई बाई ए का टोटल का अंडर रूट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग होगा ना, आई एक्स एक्स का अलग होगा, आई वाई वाई का अलग होगा, तो जो भी मिनिमम हो, सो आई मिनिमम अपॉन ए, ये याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ, अब वही जो बात कर रहे थे इफेक्टिव लेंथ और एंड कंडीशंस। तो क्या है इफेक्टिव लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ टू जीरो मूवमेंट्स, जहां पर मूवमेंट जीरो हो जाए, बेंडिंग ना हो, जब बेंडिंग नहीं है तो बेंडिंग मूवमेंट नहीं होगा, मतलब जहां पर हो दो ऐसे पॉइंट जहां पर बेंडिंग क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट्स, वहां पर मूवमेंट नहीं आ रहा है, वो दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो अच्छा, सपोर्ट कंडीशन कैसी कैसी होती है? तो इफेक्टिव लेंथ क्या है? वो दो जीरो पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट की डिस्टेंस है बीच की। किस पर डिपेंड करी? एंड कंडीशन। एंड कंडीशन कौन सी होती है? चार होती है। पहली,
दोनों एंड्स हिंज है, दोनों एंड्स फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड हिंज है, एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है। तो ये बोथ एंड्स hinged, both ends fixed, one end fixed and other hinged, one end fixed and other free। ये चार कंडीशन है। इनके कारण इफेक्टिव लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। ये देखिए, पहला केस वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। यदि एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है तो लेंथ डबल हो जाती है, इफेक्टिव लेंथ ओरिजिनल लेंथ की डबल 2l। यदि दोनों एंड क्या है, पिंड लिखा है यानी हिंज्ड है, तो इफेक्टिव लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो ये जो डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉट्स, ये डॉट्स, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट जो है, यही जो पॉइंट है जीरो मूवमेंट के, क्या कहा है उसने, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ टू जीरो मूवमेंट्स। यहाँ पर मूवमेंट जीरो है, इन दोनों के बीच की ही डिस्टेंस क्या है, आपकी इफेक्टिव लेंथ है। ये ब्लैक डॉट्स जो है, ये किसको बता रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट्स को बता रहे हैं। अब बोथ एंड्स, वन एंड वन फिक्स्ड एंड वन पिंड एंड, मतलब एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड पिंड है यानी हिंज्ड है। पिंड मतलब हिंज्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.7 एल बाई रूट टू, इसको एल बाई रूट टू भी कहते हैं। अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तो ये आधी हो जाएगी, एल बाई 2.5। तो ये इस तरह से बैंडिंग के इनके शेप बने हुए हैं। ये लोडिंग के कारण, अलग अलग एंड कंडीशंस के कारण किस तरह से ये बैंड होते हैं। तो बैंड होने के कारण उनकी इफेक्टिव लेंथ में क्या चेंज होता है, ये देखिए मैंने एक और तरह से यहाँ टेबल में बनाया हुआ है। अगर बोथ एंड्स आर हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ में कोई फर्क नहीं है। वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है तो इफेक्टिव लेंथ डबल हो जाएगी। दोनों एंड फिक्स्ड है तो आधी हो जाएगी। वन एंड फिक्स है, दूसरा एंड हिंड है, तो एल बाई रूट टू हो जाएगा। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा। इसका एक और तरीका है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों एंड हिंज्ड है तो एक्चुअल लेंथ में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एंड फिक्स्ड है तो 0.5 का कर दो, वन एंड फिक्स्ड है अदर एंड हिंज्ड है तो 0.7 का कर दो, वन एंड फिक्स्ड है अदर एंड कंप्लीटली फ्री है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी याद कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है जिससे आप याद कर सकें। बेसिकली इसको याद रखिए, हिंज्ड एल ई बाई एल, एल इज इक्वल टू एल, टू एल बाई टू और एल बाई रूट टू, यही टर्म्स ज्यादा चलते हैं, इसलिए मैंने तीनों तरीके देख लिए, लिख लिए हैं। आपको जो पसंद आए आप वो याद करिएगा। ये तो हो गई एंड कंडीशन। चार एंड कंडीशंस देखी। बोथ हैंड्स आर हिंज्ड, लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं। बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड, लेंथ आधी हो जाएगी। वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, लेंथ डबल हो जाएगी। और वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड, तो एल बाई रूट टू यानी 0.7l। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव लेंथ। यानी वो, ये जो काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लैक डॉट्स, इनके बीच की दूरी, ये ब्लैक डॉट्स क्या है, पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट्स। तो ये आपने देखा, ये कॉलम में आज हमने बात की। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके कॉलम संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। अगले वीडियो, ये कॉन्सेप्ट था जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम यूलर्स फार्मूला, जिससे हम लॉन्ग कॉलम के लोड्स निकालते हैं, रैंकाइंस फार्मूला, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।